नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो दिल दहला देने वाली है। मैं यकीन नहीं कर पाता कि कितने लोग इसे पूरा सुन पाएंगे, क्योंकि यह कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है। इसमें तंत्र मंत्र की ऐसी बातें होंगी जिन्हें सुनकर आप अपनी हिम्मत खो देंगे। इन जादुई क्रियाओं को करना तो दूर, इन्हें अपनी आंखों के सामने होता देख पाना भी आसान नहीं है। अक्सर हम तंत्र मंत्र को हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कभी किसी तांत्रिक से मिलें या उनके करीब रहें तो उनकी बातें सुनिए। ध्यान रखें, हर तांत्रिक अपनी पूरी सच्चाई आपको नहीं बताएगा, लेकिन जो सच में बताएगा उसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। ऐसी शक्तियां होती हैं जिनका असर बहुत गंभीर और खतरनाक होता है। और आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने खुद इन शक्तियों का दर्द झेला है। यह लड़का एक बार श्मशान घाट पर किसी तांत्रिक के द्वारा की गई एक भयानक क्रिया का शिकार हो गया। पर ध्यान दें, यह किसी की जानबूझकर की हुई साजिश नहीं थी, बल्कि एक अनजाने हादसे की वजह से हुआ था। इस लड़के के माता पिता पढ़े लिखे और आधुनिक विचारधारा के थे, इसलिए वे इन चीजों को बिल्कुल भी मानते नहीं थे। यह पूरी घटना एक छोटे से गांव की थी, जहां के लोग शुरुआत में इस सब पर विश्वास नहीं करते थे। पर जब उन्होंने उस लड़के की हालत देखी तो उनकी सोच बदल गई। गांव के लोगों ने उससे कहा, अगर तुम इन बातों को नहीं मानते तो अपने बेटे की हालत देखो। क्या यह कोई साधारण बीमारी है? डॉक्टरों से इलाज हो सकता है। क्योंकि जब किसी इंसान के शरीर पर कोई आत्मा कब्जा कर लेती है तो उसके चेहरे और हाव भाव में अचानक बदलाव आ जाता है, जो किसी भी शख्स की नज़र में साफ दिख जाता है। आमतौर पर किसी भी इंसान की आंखें, उसका रंग रूप और बोलचाल, सब कुछ अचानक बदल जाता है। यह सब उस आत्मा की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या वह एक दुष्ट आत्मा है या फिर कोई शांत और मासूम आत्मा? पर दुर्भाग्यवश जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं, उसके शरीर पर एक दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा था। मैंने इस पूरे मामले को एक कहानी की शक्ल दी है ताकि आपको बेहतर समझ आए। और साथ ही जो लोग पहली बार यहां आए हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यहां ऐसी ही पैरानॉर्मल घटनाओं पर चर्चा करते हैं। मुझे पता है कि बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए मैं एक बड़ी समुदाय बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप भी इन रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं। गांव के श्मशान घाट पर एक 21 साल का लड़का, जिसका नाम विवेक था, चिता के सामने खड़ा था। बाकी लोग पहले ही चले गए थे, लेकिन वह अकेला चिता के धुएं को निहार रहा था। उसकी नजरें सोच में डूबी थीं। वह सोच रहा था कि एक इंसान अपने जीवन में कितना कुछ झेलता है। परेशानियां, खुशियां, ख्वाहिशें, रिश्ते, मेहनत और उम्मीदें। पर एक दिन सब कुछ छोड़कर सब कुछ खत्म हो जाता है। मरने के बाद शव का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि उसका दाह संस्कार पूरी तरह हो जाए और शरीर का कोई हिस्सा बच न पाए। विवेक के दिमाग में अभी भी पंडित जी की बात गूंज रही थी। पंडित जी ने साफ कहा था कि जब तक चिता पूरी तरह से जल न जाए, श्मशान से वापस मत लौटना। आधी जल चुकी चिता से कभी कभी शव चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसे शवों के साथ तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जो कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बेहद भयानक। विवेक ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। उस आवाज में एक अजीब लय थी जो बार बार दोहराई जा रही थी। विवेक ने चारों ओर निगाह दौड़ाई, लेकिन आसपास कुछ नहीं दिखा। हाँ, थोड़ी दूर पर एक चिता थी, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं जली थी। उस चिता के ऊपर की लकड़ी भस्म हो चुकी थी, पर नीचे की लकड़ियों से सिर्फ धुआं उठ रहा था। यह देख विवेक को कुछ अजीब लगा। उसे अचानक पंडित जी की बातें याद आ गईं। विवेक ने सोचा, क्या किसी ने इस लाश को चोरी कर लिया है? उत्सुकता के चलते वह उस अधूरी चिता के पास जाने लगा, पर फिर उसे याद आया कि उसके ताऊ की चिता अभी पूरी तरह नहीं जली है। इसलिए वह वहीं खड़ा रहा, अपने रिश्तेदार की चिता के पूरी तरह खत्म होने तक। फिर भी उसकी नजरें बार बार उस अधूरी चिता पर टिक गईं। देर तक न तो उस चिता में आग बढ़ी, न ही कोई आया। वहां देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम ढलने लगी। साथ ही विवेक के मन में श्मशान को लेकर डर भी पनपने लगा। विवेक ने कई बार सुना था कि श्मशान घाट पर तांत्रिक कई रहस्यमयी तंत्र क्रियाएं करते हैं,
और वहां भूत प्रेत भी विचरण करते हैं। इस बात को सोचते हुए उसके शरीर में सिहरन उठ रही थी। जैसे ही उसके ताऊ की चिता की आग लगभग बुझने लगी, विवेक के कदम खुद ब खुद उस दूसरी चिता की ओर बढ़ने लगे जो अभी अधूरी जल रही थी। उसके मन में सवाल था कि आखिर यह चिता आधी क्यों रह गई? कहीं कोई शव चोरी तो नहीं हो गया? जब वह पास गया तो उसने देखा कि उस चिता में सचमुच कोई लाश नहीं थी। यह देखकर विवेक हक्का बक्का रह गया। जो बातें उसने कभी सुनी थीं, आज वह खुद उनके बीच था। विवेक ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और बोला, हे भगवान, यह तो लाश ही नहीं है। क्या इसे कोई चुरा गया है? वह डर के मारे वहां से जल्दी निकलना चाहता था। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, चिता की लकड़ियां अचानक अपने आप हिलने लगीं, गिरने लगीं। यह देखकर विवेक का डर और बढ़ गया और वह तेजी से वहां से भाग निकला। वह नदी के किनारे, पहाड़ियों और जंगल की ओर दौड़ा, जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते थे, क्योंकि माना जाता था कि वहां जंगली जानवर रहते हैं। घबराए हुए विवेक सही रास्ता भूल गया और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो चिता में अचानक आग फिर से जल उठी थी। यह देखकर वह और भी दंग रह गया। बिना कुछ समझे वह पत्थरों को पार करते हुए जंगल में गहराता गया। वहां उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। जंगल में कई सूखे पेड़ थे जिन पर कोई पत्ती नहीं थी। हर पेड़ पर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियां लटकी हुई थीं, जिनमें लाल कपड़े के टुकड़े फहराए जा रहे थे। पेड़ों के नीचे बड़ी बड़ी शिलाखंडें रखी थीं। यह सब देखकर विवेक हैरान था। उसने उत्सुकतावश उस एक शिलाखंड के पास जाने का फैसला किया, जहां एक रहस्यमय आकृति उकेरी गई थी। वह आकृति किसी जानवर जैसी लग रही थी, पर विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो सकता है। शिलाखंड के सामने सूखे हुए फूल बिखरे हुए थे, जैसे कोई पवित्र पूजा स्थल हो। विवेक बड़े ध्यान से आसपास के सूखे पेड़ों को निहार रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो अपनी चादर से पूरा शरीर और चेहरा ढक रही थी। विवेक ने कोशिश की कि उसे पहचान सके, लेकिन वह लड़की उसकी नजरों से बचती रही। शायद वह लड़की उसके गांव की नहीं थी, क्योंकि इस श्मशान में उसके गांव के अलावा 3 अन्य गांव के लोग भी आते थे। विवेक की नजर उस लड़की के जले हुए पैरों पर पड़ी, जहां त्वचा जल चुकी थी और अंदर का मांस दिख रहा था। यह डरावना दृश्य देखकर विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके पैर लड़खड़ा गए। वह तेजी से वहां से भागा, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक व्यक्ति से हुई। उस आदमी की वेशभूषा एक अघोरी या तांत्रिक जैसी थी। पूरा शरीर राख और विभूत से सना हुआ, सिर पर लंबी जटाएं थीं, कमर में लाल कपड़ा बंधा था और उसकी लाल रंग की आंखें घूर रही थीं। पहले ही विवेक उस लड़की के जले हुए पैरों को देखकर घबरा चुका था, और अब उस अजीब तांत्रिक को देखकर उसका डर और बढ़ गया। तांत्रिक गुस्से में बोला, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? विवेक हकलाने लगा, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। उसकी नजरें फिर से उस लड़की की ओर गईं, लेकिन वह लड़की वहां से गायब थी। विवेक घबरा गया, दोनों हाथ जोड़कर दुआ करने लगा, फिर वहां से तेजी से भागने लगा। इसी बीच तांत्रिक के चेहरे पर चिंता का भाव उभरने लगा। वह तेज कदमों से पेड़ के नीचे बैठ गया और गहरी साधना में लग गया। तभी उसके कानों में एक खतरनाक, कर्कश हंसी गूंजने लगी, जो उसकी साधना को बाधित कर रही थी। उसने अपने आसपास देखा और चारों ओर से उठते हुए काले धुएं को महसूस किया। वह धुआं एक विशाल आकृति का रूप लेने लगा। यह देख तांत्रिक डर गया और अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भागने लगा। पर जैसे ही वह कुछ दूरी पर पहुंचा, वह काला धुआं वाली आकृति अचानक उसे घेरने लगी। तांत्रिक की सांस फूलने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन कस रहा हो। विवेक को अपने चारों ओर कोई भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे उसकी जीभ और आंखें बाहर निकलने लगीं, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकला। घर लौटकर कुछ देर बाद उसकी हालत सामान्य हो गई, लेकिन उसका दिमाग उस जली हुई लड़की की तस्वीर से मुक्त नहीं हो पा रहा था। परिवार के बीच में भी बार बार उसकी नजरें उस अजीब जलती हुई लड़की की ओर चली जाती थीं। दरअसल विवेक के बड़े ताऊ जगदीश चंद्र का हाल ही में निधन हुआ था। उनके परिवार में सिर्फ वह और उनकी पत्नी हेमाताई ही थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चिता को अग्नि देने का काम विवेक ने किया था। जगदीश चंद्र वहीं अपने गांव में रहते थे, जबकि विवेक के पिता हेमंत जी शहर में बस गए थे। कुछ समय से जगदीश चंद्र की तबीयत ठीक नहीं थी और इसी वजह से उनका निधन हो गया।
अब घर में सिर्फ ताई हेमा रह गई थीं। विवेक के माता पिता, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्हें बहुत प्यार करते थे और विवेक को अपने बेटे की तरह मानते थे। ताई हेमा रोज रोज रोती रहती थीं। अपने पति को याद कर वह बेहद दुखी थीं। जब भी वह विवेक को देखती, उनका दर्द और बढ़ जाता। घर का माहौल बहुत गमगीन था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। जो मेहमान घर में थे वे सो चुके थे, लेकिन विवेक और ताई दोनों जागे थे। ताई तो अपने पति के गम में डूबी थीं और विवेक श्मशान घाट पर हुई उस भयावह घटना के डर में था। विवेक बरामदे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसके पिता हेमंत जी आए और बोले, बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। भाई के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन आराम भी जरूरी है। तुम 2 रातों से ठीक से नहीं सोए हो, चलो अब सो जाओ। पिता की बात सुनकर विवेक थोड़ा संभला और बोला, हाँ पिताजी, मैं बस आ ही रहा था, आप आराम करें। जगदीश चंद्र का घर काफी बड़ा और अच्छा था। घर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। विवेक का इस घर में अपना एक कमरा था, जो दूसरे माले पर सबसे आखिरी कोने में था। यह कमरा जंगल और श्मशान घाट की ओर खुलता था। जब भी वह ताई और ताऊ से मिलने आता तो वहीं रुकता था। आज भी वह उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। चलते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके कानों में फिर से वह आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई तेज कदम उसके पीछे पड़ रहे हों। इस बार विवेक ने आवाज लगाई, कौन है? यहां कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। विवेक चारों ओर घूरने लगा। उसने नीचे ग्रिल के पार देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे उसने अपने गले को थूक से नम किया और गहरी सांस ली। फिर वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे की चरमराहट की आवाज ने उसे और डरा दिया। अंदर जाकर उसने लाइट जलाई, पर जो दृश्य सामने था वह देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके बिस्तर पर राख ही राख बिखरी हुई थी, ठीक वैसे जैसे श्मशान घाट पर राख बिखरती है। उस राख की कुछ अजीब हरकतें होने लगीं। वह खुद ब खुद इधर उधर हो रही थी, मानो किसी जादू का असर हो। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कमरे में है या कहीं और। तभी कमरे की खिड़कियों के पर्दे हवा के झोंकों से खड़खड़ाने लगे। डर से विवेक ने जैसे ही कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। वह राख के बीच गिरा था, जो अभी अभी अपने आप फैल रही थी। इस झटके से विवेक और भी डर गया। जैसे ही उसने करवट लेकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने देखा कि दरवाजा बंद था और उस पर आग लग रही थी। वह सोच में पड़ गया, यह आग अचानक कहां से आई? घबराकर वह चिल्लाने लगा और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक बिस्तर की चादर ने विवेक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। वह चादर में लिपटा हुआ था, हिलडुल नहीं पा रहा था। उसका शरीर राख से ढक चुका था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे उसकी आखिरी ताकत लगाई हो। उसकी चीखें घर के दूसरे कमरों तक सुनाई देने लगीं, जो उसके माता पिता और ताई हेमा तक पहुंच गईं। वे घबराकर तेजी से उसके कमरे की ओर दौड़े। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो विवेक पूरी तरह चादर में लिपटा हुआ था, आंखें बंद किए और चिल्ला रहा था। उसके पिता पास जाकर उसे सहारा देने लगे और चादर हटाने की कोशिश करने लगे। विवेक बेटा, क्या हुआ? यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा। लेकिन विवेक लगातार चिल्लाता रहा, मानो उसने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी हों। पिता ने दोबारा कहा, विवेक, आंखें खोलो, क्या कोई बुरा सपना देख रहे हो? लेकिन जैसे ही उनकी आवाज विवेक तक पहुंची, वह और जोर से चिल्लाने लगा। यह सब देख ताई हेमा का मन कुछ अजीब महसूस करने लगा। वह धीरे धीरे उसके पास गई और महसूस किया कि उस कमरे में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। उसने अपनी आंखें बंद की, विवेक के माथे पर हाथ रखा और धीरे से उसे गुदगुदाने लगी। फिर उसने अपने फेफड़ों से एक गहरी फूंक मारी। धीरे धीरे विवेक का चिल्लाना कम होने लगा और जैसे जैसे वह शांत हुआ, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। यह देख पिता घबरा उठे। अरे भाभी, यह क्या हो रहा है? उसका शरीर ठंडा हो रहा है। हेमा ताई ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो, कुछ ही देर में वह ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे विवेक की सांसें सामान्य हुईं और वह पूरी तरह शांत हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह घबराकर उठ बैठा। उसकी चादर अब उसके ऊपर से हट चुकी थी, लेकिन शरीर पर राख के धब्बे अभी भी मौजूद थे और उसका ऊपर का हिस्सा नंगा था।
होश में आते ही उसके पिता ने पूछा, बेटा, यह सब क्या हुआ? यह राख तुम्हारे शरीर पर कैसे लगी? विवेक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह खुद इस पूरे अनुभव से झूल रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वह कुछ देर खामोश रहा, अपनी स्थिति को समझने में लगा रहा। अगले ही पल आंसुओं से भरी आंखों के साथ विवेक ने अपनी सारी पीड़ा बयां की। उसने बताया कि जब वह अपने कमरे में गया तो बिस्तर पर राख बिखरी हुई मिली। विवेक की बातें सुनकर ताई हेमा ने धीरे से कहा, विवेक, ये सब बातें छोड़ो, शायद यह तुम्हारा भ्रम है। हो सकता है तुम खुद श्मशान घाट से राख लेकर आए हो। मैं जानती हूं कि तुम अपने ताऊजी से कितना लगाव रखते थे, इसलिए उनके हिस्से की राख ले आए हो। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने आराम से कहा, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहां सोते हैं। जो कुछ भी बाहर घट रहा था वह बिल्कुल सामान्य नहीं था, लेकिन हेमा ने बड़े ही संयम से सब कुछ कह दिया। हेमंत जी ने भाभी से कुछ पूछना चाहा, लेकिन हेमा ने तुरंत बीच में कहा, हेमंत, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। अब देखो समय भी हो गया है, चलो सोते हैं। हेमंत को लगा जैसे हेमा बात को यहीं रोकना चाहती है, इसीलिए वह चुपचाप वहां से निकल गया। विवेक अपनी ताई के साथ उनके कमरे में चला गया, लेकिन कमरे में कदम रखते ही उसके पैरों में तेज दर्द उठने लगा। वह 2-3 कदम बढ़ा ही था कि अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ताई ने तुरंत उसे सहारा दिया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? विवेक ने दर्द से कराहते हुए कहा, पता नहीं, पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा। ताई हेमा ने जैसे ही कमरे की चौखट की ओर देखा तो वहां एक काले धुएं जैसा साया दिखा, जो किसी लड़की की आकृति लिए था। तब ताई ने समझ लिया कि विवेक के पीछे कोई बुरी शक्ति जरूर है। ताई का कमरा ताला बंद था और दीवारों पर कई देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थीं। वहां रुद्राक्ष की माला भी टंगी थी। ऐसे माहौल में बुरी शक्तियों का प्रवेश लगभग असंभव था। विवेक के पीछे जो भी था वह उस कमरे में प्रवेश नहीं कर पाया। उसने विवेक पर अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश की, जिससे विवेक के पैरों में तेज दर्द उठ गया। लेकिन जैसे ही ताई हेमा ने उसके पैरों पर हाथ रखा और कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया तो दर्द तुरंत कम हो गया। विवेक थोड़ा हैरान था। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपनी ताई से कुछ कहने की कोशिश करता, पर शब्द नहीं निकलते थे। ताई हेमा भी उसकी आंखों में डर देख सकती थीं, लेकिन उन्होंने इस वक्त उससे कोई सवाल नहीं किया ताकि उसका डर और न बढ़े। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, सुबह होने तक इस कमरे से बाहर मत निकलना। विवेक ने सिर हिलाकर हामी भर दी और पास पड़े सोफे पर लेट गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अकेले कमरे में था। पिछली रात की भयानक घटनाएं उसके मन में घूम रही थीं और वह खुद को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसे याद आया कि ताई ने उसे कमरे से बाहर जाने से मना किया था, इसलिए वह उनकी प्रतीक्षा करने लगा। विवेक कमरे में इधर उधर टहल रहा था। कभी खिड़की से बाहर झांकता तो कभी बिस्तर पर आकर लेट जाता। लगभग 15 से 20 मिनट गुजर गए। फिर वह फिर से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर घर की मुख्य सीमा की दीवार के बाहर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो सिर पर पगड़ी बांधे जमीन पर कुछ लिख रहा था। विवेक ने उसे ध्यान से देखा और उसे लगा जैसे वह आदमी उसे कहीं पहले भी मिला है। कुछ देर बाद वह आदमी उठ खड़ा हुआ। उसके पास एक झोला था, जिसमें से उसने कुछ सामग्री निकाली और विवेक के ताई के घर की दीवार पर फेंकने लगा। जैसे ही विवेक ने उस व्यक्ति को देखा, वह पूरी तरह हैरान रह गया। वह वही था जिसने उसे पिछले दिन श्मशान घाट के पास के सुनसान इलाके में डर के मारे भागते हुए देखा था। यह वही तांत्रिक था। तांत्रिक अपने झोले से बार बार कुछ दाने निकालकर विवेक की ताई हेमा के घर की दीवार पर फेंक रहा था। यह सब देखकर विवेक के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे लगा कि यह तांत्रिक कोई जादू टोना कर रहा है। बिना देर किए विवेक तेजी से कमरे से बाहर भागा ताकि उसे रोक सके। लेकिन जैसे ही वह बरामदे में पहुंचा, उसने चारों तरफ राख बिखरी हुई देखी। राख देखकर फिर से उसके दिल में डर पैदा हो गया। तभी उसकी नजर पूजा घर पर पड़ी, जो एक छोटा कमरा था और उसमें बड़ी खिड़की थी। खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था कि पूजा घर में आग लगी हुई थी। अंदर से धुआं उठ रहा था और लपटें बाहर निकल रही थीं। विवेक घबरा गया और पूजा घर की तरफ भागा। वहां उसने अपनी ताई हेमा और अपनी मां को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा और आसपास का सामान जल रहा था। वह इतना घबरा गया कि जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा, पापा,
जल्दी आओ। लेकिन पापा का कहीं कोई पता नहीं था। विवेक ने अपनी मां को उठाने की कोशिश की और बाहर खींचने लगा, लेकिन तभी आग जमीन पर तैरती हुई उसकी मां के पीछे आ गई। यह देखकर वह दंग रह गया। उसने पहले कभी ऐसा भयानक नजारा नहीं देखा था। डर के मारे विवेक अपनी मां को वहीं छोड़कर भागा। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, उसे वही लड़की दिखी जिसे उसने कल शाम देखा था। लड़की ने अपने आप को पूरी तरह से चादर में ढक रखा था और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी जो जले हुए शरीर जैसी थी। जैसे ही विवेक की नजर उस लड़की के जले हुए पैरों पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाया और अपने कमरे की तरफ भागा। लेकिन तभी घर में रखा सामान इधर उधर गिरने लगा। विवेक समझ चुका था कि वह लड़की उसके पीछे है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खोलना किसी तरह संभव नहीं हो रहा था। जैसे ही विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, वह लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। जब उसने धीरे धीरे अपने चेहरे से चादर हटाई, तो विवेक उसकी सूरत देखकर जोर से चीख पड़ा। वह अपनी आंखें बंद करके बेहोश हो गया। उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक था। उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं और त्वचा कहीं गायब सी लग रही थी। इतना डरावना चेहरा देखकर कोई भी व्यक्ति होश खो बैठता। जैसे ही विवेक बेहोश हुआ, कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से विवेक के ताऊ रामेश्वर के घर पर लकड़ी का काम चल रहा था। उनके साथ एक बढ़ई और उसका साथी काम करते थे। लेकिन पिछले 2 दिन से वह बढ़ई छुट्टी पर था और रामेश्वर की कोई खबर नहीं थी। एक दिन जब वह बढ़ई वापस आया, तो उसने घर की हालत देखकर चौंक गया। पहली नजर में उसे लगा कि शायद कोई चोर घर में घुसा होगा और सब कुछ बिगाड़ गया। वह तेजी से रामेश्वर को आवाज देने लगा, लेकिन उसे पता चला कि रामेश्वर अब इस दुनिया में नहीं रहे। बढ़ई और उसका साथी धीरे धीरे घर के अंदर बढ़े। तब उनकी नजर रामेश्वर की दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी, जिस पर एक माला लटकी थी। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। फिर उन्होंने हेमा को आवाज लगाई, लेकिन तभी पूजा घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। बढ़ई ने अपने साथी रामा को कहा, रामा, मुझे लग रहा है घर में आग लगी है। कहीं सब मुसीबत में तो नहीं है? हमें तुरंत मदद करनी होगी। इतना कहकर बढ़ई और राम पूजा घर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर देखा कि हेमा के अलावा एक और महिला भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। बढ़ई ने दोनों महिलाओं को बाहर निकाला और किसी तरह आग बुझाई। तभी विवेक ने कहा, दादा, हमें पूरे मकान में हर जगह देखना चाहिए, कहीं और भी कोई मुश्किल में तो नहीं है। यह महिला शायद हेमा जी की ही कोई रिश्तेदार होगी। हो सकता है यहां और भी लोग हों। रामा को विवेक की बात सही लगी, इसलिए दोनों ने मिलकर पूरे घर में लोगों को खोजने का फैसला किया। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक कमरे के बाहर विवेक बेहोश पड़ा मिला। उसका शरीर अजीब तरह से कांप रहा था, जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। वह पूरी तरह से होश में नहीं था। रामा ने उसका शरीर छुआ तो उसने तुरंत पीछे हटकर कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन उसकी हालत गंभीर लग रही थी। रामा ने फिर से कोशिश की उसे उठाने की, पर विवेक का शरीर बहुत भारी था और उससे तेज गर्माहट निकल रही थी। जब रामा ने उसे छुआ तो उसके हाथ तुरंत जलन महसूस करने लगे और वह घबरा गया। दोनों हैरान थे कि ऐसा क्या हो रहा है। उस समय घर में और भी लोग थे जो हेमा जी के रिश्तेदार थे। उनमें से एक विवेक के पिता हेमंत भी थे। उन्होंने बाकी लोगों की खोज भी की। एक कमरे में जाकर उन्होंने 2 और आदमी बेहोश पाए, जिनके कमरे में धुआं छाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से रामा और उसके साथी आसपास के लोगों को बुला सके, जिन्होंने मिलकर विवेक और उसके परिवार की मदद की। किसी को नहीं पता था कि आखिर यह आग किस तरह लगी, लेकिन खबर जैसे जैसे फैलने लगी, लोग जगदीश चंद्र के घर की तरफ जाने लगे। सबके बीच एक बात फैल गई थी कि जगदीश चंद्र के घर की दीवारों पर एक काला गोल निशान बना हुआ है, जो हटाने के बावजूद भी नहीं मिट रहा। जब विवेक के पिता और परिवार के लोग ठीक हुए और अपने घर लौटे, तो देखा कि घर की दीवारों पर कई काले गोले बने हुए हैं। यह काला गोल निशान आखिर कैसे बना और किसने इसे बनाया, इसका किसी को पता नहीं था। लेकिन गांव के लोग इसे किसी परालौकिक ताकत से जोड़ने लगे थे। धीरे धीरे ये बातें विवेक के माता पिता और उसकी ताई तक भी पहुंचने लगीं। दूसरी तरफ विवेक का बर्ताव पहले से बहुत अलग हो चुका था। अस्पताल से लौटने के बाद से वह घर के बाहर कम ही आता था और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। एक रात जब सब लोग खाना खा रहे थे, विवेक अपने कमरे में कुछ बड़बड़ाता बैठा था। उसकी ताई ने अपनी देवरानी यानी कि विवेक की मां से कहा, देखो,
यह लड़का अभी तक खाने नहीं आया है, इसे बुलाकर लाओ। विवेक की मां जब उसके कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक गरम लोहे की छड़ थी, जिससे वह बार बार अपने शरीर को जलाता जा रहा था। वह कुछ अस्पष्ट शब्दों में बड़बड़ा भी रहा था। विवेक की मां ने उसे रोका और पूछा, बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये क्या कर रहे हो? पर विवेक ने गुस्से में वह गरम छड़ उसकी ओर घुमाकर उसका हाथ जला दिया। मां की चीख सुनते ही हेमंत और ताई फौरन कमरे में पहुंचे। विवेक का हाल देखकर वे घबरा गए। उसने अपने शरीर के कई हिस्सों को जला रखा था और उसकी मां इधर उधर भाग रही थी, उसे बचाने की कोशिश में। हेमंत ने विवेक को डांटा, लेकिन वह अपने पिता के पीछे भाग गया। ताई को यह साफ लग गया था कि विवेक पर कोई बुरी शक्ति सवार है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने विवेक को शांत किया और उसके माता पिता को कमरे से बाहर निकाल दिया। हेमंत ने अपनी पत्नी के हाथ पर पट्टी बांधी और आश्चर्य में कहा, हे भगवान, हमारे बेटे को क्या हो गया है? विवेक की मां रोती रही। तभी हेमा ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि विवेक पर कोई साया लग गया है। मैं अपने गुरुजी से बात करती हूँ, हो सकता है कि गुरुजी विवेक को ठीक कर सकें। उससे पहले कभी भी विवेक ने ऐसी हरकतें नहीं की थीं। उसकी मां ने आश्चर्य जताते हुए कहा, साया? ऐसा क्या साया? हमारा बेटा तो बिल्कुल स्वस्थ था, फिर अचानक यह सब कैसे हो गया? ताई जी ने जवाब दिया, मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन उसकी हरकतें देखकर यही लग रहा है कि उस पर कोई ऊपर से असर है। विवेक के पिता हेमंत अपनी भाभी की बात काटते हुए बोले, भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? आज के समय में इन सब पर कौन यकीन करता है? ताई जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, पढ़े लिखे लोग ही इन बातों को नहीं मानते, लेकिन हमारे आसपास बहुत सी आत्माएं और प्रेत होते हैं जो हम नहीं देख पाते। कुछ हमें महसूस कराते हैं, कुछ सिर्फ हमारे एहसासों में होते हैं। मुझे लगता है कि शायद यह सब श्मशान घाट पर हुआ होगा। हेमंत ने हैरानी से कहा, श्मशान घाट पर? वहां तो आत्माओं को मुक्ति मिलती है, फिर वहां से कोई आत्मा मेरे बेटे के पीछे कैसे पड़ सकती है? ताई जी ने कहा, मैं भी नहीं जानती, लेकिन दाह संस्कार के बाद से ही विवेक के साथ ये घटनाएं शुरू हुई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वहीं से कुछ हुआ है। अब विवेक इस हालत में नहीं था कि वह खुद बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए ताई जी ने कहा, हमें मेरे गुरुजी से बात करनी होगी। फिलहाल ध्यान रखना कि विवेक घर से बाहर ना निकले और तुम लोग भी उसके करीब न जाना। मैं गुरुजी से मिलने चली जाती हूँ। ताई जी गुरुजी के आश्रम के लिए निकल पड़ी, जो गांव के दूसरे छोर पर था। वहां पहुंचने में उन्हें काफी समय लगा। इस दौरान विवेक अकेले अपने कमरे में था। अचानक वह जोर से चिल्लाया, पानी, पानी! विवेक के मां बाप दूसरे कमरे में थे। उसकी आवाज सुनकर वे घबरा गए। हेमंत जल्दी से बेटे के कमरे की तरफ गया, जबकि उसकी पत्नी पानी लेकर आने लगी। परंतु तभी हेमंत को याद आया कि ताई जी ने कहा था कि विवेक को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वह दरवाजा खोलते खोलते रुक गया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, हमारा बेटा पानी मांग रहा है। हेमंत ने कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। उनकी पत्नी ने जिद करते हुए कहा, लेकिन वह बार बार पानी मांग रहा है, शायद बहुत प्यासा होगा। हेमंत कुछ सोचते हुए खड़ा रहा। हाँ, जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें भाभी की बात को नजरअंदाज करना चाहिए। उन्होंने साफ मना किया था कि हम उसके कमरे में न जाएं और न ही वह कमरे से बाहर निकले। तुम्हें याद है, कुछ समय पहले उसने तुम्हारा हाथ किस तरह जलाया था? मिथुन की मां कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन एक मां का दिल कैसे मान सकता था? वह तो शांत हो गई थी, लेकिन जैसे ही हेमंत अपने कमरे में वापस गया, वह पानी लेकर सीधे मिथुन के कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसे मिथुन कहीं दिखा नहीं। वह चारों तरफ तलाशने लगी और आवाज लगाने लगी, मिथुन, बेटा, तुम कहां हो? मगर उसे थोड़ा अजीब लगा। दरवाजा बाहर से बंद था, तो मिथुन कहां गया? तभी उसकी नजर खुली खिड़की पर पड़ी, जो खुली हुई थी। उसके मन में एक डर घर कर गया। कहीं मिथुन खिड़की से बाहर तो नहीं कूद गया? डर के मारे वह जल्दी जल्दी खिड़की के पास गई और झांक कर देखा तो वह घबरा गई, क्योंकि मिथुन उल्टे पैर खिड़की के बाहर लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी गिर जाएगा, पर शायद उसने किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखा था। उसकी चीख सुनकर हेमंत भी तुरंत कमरे में आए। उन्होंने अपनी पत्नी को खिड़की के पास खड़ा और चीखती देखा। वे भी घबराए हुए थे कि अपने बेटे को कैसे बचाएं। जब हेमंत ने खिड़की से बाहर झांका तो वे भी दंग रह गए। उनका बेटा मिथुन उल्टे पैर लटकते हुए मुस्कुरा रहा था। हेमंत और उसकी पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसा कैसे उल्टा लटका हुआ है।
हेमंत ने बड़े प्यार से आवाज लगाई, विवेक बेटा, यहां क्या कर रहे हो? संभल जाओ, गिर जाओगे, ऊपर आ जाओ। मगर विवेक ने उनकी आवाज सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। विवेक की मां घबराकर अपने पति का हाथ पकड़कर बोली, मेरे बेटे को बचाओ, वह गिर जाएगा, प्लीज कुछ करो। हेमंत भी घबराए हुए थे। उन्होंने विवेक के पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने एक जोरदार झटका देकर अपने पिता को धक्का दे दिया और खुद नीचे गिर पड़ा। यह देख विवेक की मां बुरी तरह चिल्लाने लगी। पहले वह अपने पति को संभालने लगी जो घबराए हुए थे। हेमंत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, मैं ठीक हूं, चलो चलकर विवेक को देखते हैं। वे दोनों जल्दी से नीचे गए, लेकिन वहां विवेक कहीं नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था। वे दोनों बेचैन होकर पूरे घर और आसपास जगह जगह उसे ढूंढने लगे, मगर विवेक कहीं नजर नहीं आया। इस बीच ताई जी जब गुरुजी के आश्रम पहुंची तो पता चला कि गुरुजी पड़ोसी गांव में एक यज्ञ में व्यस्त हैं और लौटने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ये सुन ताई जी काफी निराश हुईं और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगीं। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने हेमंत और उसकी पत्नी को परेशान और इधर उधर घूमते देखा। यह देखकर ताई जी का दिल डर गया। वे तेज कदमों से हेमंत के पास गईं। हेमंत ने रोते हुए कहा, भाभी, पता नहीं विवेक कहाँ चला गया, कृपया उसे ढूंढो। यह सुन ताई जी और ज्यादा चिंतित हो गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि विवेक की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना बड़ी चिंता की बात थी। हेमंत को रोता देखकर आसपास के कुछ लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। जब सबने पूरा मामला सुना तो पता चला कि विवेक, जो शहर से अक्सर यहां आता जाता रहता है, उसकी हालत गंभीर है और उस पर किसी परलौकिक साय का प्रभाव है। उसी बीच वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया, मैंने उस लड़के को श्मशान घाट की तरफ जाते हुए देखा था। वह बहुत तेजी से भाग रहा था। यह सुनकर ताई जी के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रही थीं कि किस दिशा में जाएं। वह इधर उधर घूमती रहीं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, क्या सोच रही हो? अगर उस लड़के को कोई खतरा हुआ तो जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। गांव के कुछ लोग विवेक के माता पिता को सांत्वना देते हुए उनके साथ श्मशान घाट की ओर चल दिए। वे सब जोर जोर से विवेक का नाम लेकर उसे बुला रहे थे। ताई जी भी चिल्ला चिल्ला कर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थीं। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तो वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वहां एक चिड़िया तक नहीं थी। इस सुनसान माहौल में विवेक का दिखना तो दूर की बात थी। विवेक की मां फफक फफक कर बोली, हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया? मेरा बच्चा कहां चला गया? इतना ही कह पाई कि उन्होंने श्मशान घाट के पास वाले जंगली इलाके से धुआं उठता हुआ देखा। गांव का एक युवक जिग्नेश बोला, हेमंत ताई, देखो, वहां से धुआं उठ रहा है। शायद कोई है और उसने विवेक को देखा हो। यह सुनते ही सब लोग बिना देर किए उस दिशा की ओर भागे जहां से धुआं उठ रहा था। वे धुएं को देखते देखते उस जगह पहुंचे जहां विवेक ने उस जली हुई लड़की को देखा था। वहां उन्होंने पाया कि विवेक एक सूखे हुए पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। साथ ही वहां कई सूखे पेड़ खड़े थे। विवेक के माता पिता ही नहीं, बल्कि साथ में आए गांव के 2 लोग भी इस जंगल की इस अजीब और डरावनी जगह को देखकर हैरान रह गए। उन्हें आज तक इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिग्नेश ने कहा, यह जगह आखिर किसने बनाई होगी? इतने सूखे पेड़ और ये मटके, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। जिग्नेश का साथी कैलाश बोला, देखो, जिस पेड़ से विवेक लटका हुआ है वहीं से धुआं निकल रहा है। कैलाश के ये कहते ही विवेक के माता पिता पेड़ के पास जाकर अपने बेटे को नीचे आने के लिए मनाने लगे, पर विवेक नीचे उतरने को तैयार नहीं था। वह अपनी लाल लाल आंखों से घूरते हुए उन्हें देख रहा था, मानो किसी और ही दुनिया का हो। विवेक की मां हाथ जोड़कर उससे विनती कर रही थी, बेटा, नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब तक का वही विवेक नहीं रहा था। कुछ देर तक विवेक के माँ बाप उसे नीचे आने के लिए मिन्नतें करते रहे। तभी अचानक वे दोनों अपनी जूतियों में भीषण गर्माहट महसूस करने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे आग के अंगारों पर खड़े हों, भले ही उनके पैर चप्पल में थे। माँ घबराकर बोली, हेमंत, मेरे पिया, यह क्या हो रहा है? मेरे पैर जल रहे हैं, जल्दी से उसे नीचे उतारो। हेमंत भी दंग रह गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, यह सब कैसे हो रहा है? बेटा, कृपया नीचे आ जाओ, हमारी बात सुनो। तभी ताई जी ने जोर से कहा, रुको, तुम लोग मिथुन के पास मत जाओ, यहीं रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
ताई जी सावधानी से विवेक के चेहरे को देख रही थी। उसकी नजर बार बार उसके लाल होती आंखों पर टिकी थी, जो धीरे धीरे सामान्य आकार से बड़ी होती जा रही थीं। अपने भाभी की बात मानते हुए हेमंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर तुरंत वहां से हट गया। तभी उनके कानों में दूर से किसी मंत्र का उच्चारण सुनाई देने लगा। वे सभी अपने आसपास नजरें घुमाने लगे। आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। जिग्नेश बोला, चलो आगे जाकर देखते हैं, यहां कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक छोटी मिट्टी की बाउंड्री देखी जो गोलाकार थी। उस घेरे के बीच में एक अजीब सा आदमी बैठा था, जिसकी पोशाक और अंदाज किसी तांत्रिक जैसा लग रहा था। जिग्नेश और कैलाश उस तांत्रिक को देखते ही चिल्ला पड़े, तू फिर से यहां आ गया? ये क्या कर रहा है? रुक जा, तुझे सबक सिखाएंगे। तांत्रिक की आवाज सुनकर वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी अपने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसके सामने एक नर कंकाल की खोपड़ी रखी थी, जिसमें आग जल रही थी। विवेक के माता पिता इस सब को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आदमी यहां क्यों है। वहीं ताई जी ने काफी कुछ समझ लिया था। दरअसल यह तांत्रिक उसी गांव का एक पुराना निवासी था, जिसे गांव वालों ने लगभग 3 साल पहले बहिष्कार कर दिया था। उस समय जून जुलाई के महीनों में गांव से छोटे छोटे बच्चे एक के बाद एक गायब होने लगे थे। गांव वालों का मानना था कि कोई शातिर बच्चा पकड़ने वाला गांव में घुस आया है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि बच्चों को पकड़कर उनकी तस्करी की जाती है, उनके अंग निकाले जाते हैं। गांव वालों ने पुलिस की मदद ली, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं सकी। कोई संदिग्ध पकड़ा नहीं गया और कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही यह मामला पुलिस के पास गया, बच्चों के गायब होने की घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। फिर मामला शांत होने लगा और लोग इस भयावह बात को भूलने लगे। अधिकतर लोग अपने बच्चों का खास ध्यान रखने लगे थे। खासकर दोपहर के समय कोई भी अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। धीरे धीरे गांव में स्थिति सामान्य होने लगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक गांव के आम के बाग से एक साथ 3 बच्चे लापता हो गए। पूरे गांव में उनके खोजबीन का कोहराम मच गया। पुलिस को बुलाया गया और बाग के आसपास तलाशी ली गई। वहीं से पुलिस को कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री मिली, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई तांत्रिक बच्चों को अगवा कर रहा है। यह अनुमान सही साबित हुआ। बाग से थोड़ी दूर एक बड़ी नहर थी। उस नहर के किनारे बच्चों के कपड़े बिखरे मिले, और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई बच्चों के कपड़े। साथ ही वहां कुछ हड्डियां भी मिली। यह देखकर पुलिस और गांव वाले दोनों हैरान रह गए। पहले उन्हें लगता था कि बच्चे कहीं दूर तस्करों के हाथों फंसे हैं, लेकिन अब साफ हो गया था कि बच्चे उसी गांव में ही थे। गांव वालों ने बच्चों के कपड़ों को पहचानते ही आंसू बहाए। हड्डियों को देखकर हर किसी का दिल टूट गया। पुलिस की निगरानी में फॉरेंसिक टीम ने जांच की। जांच में कई हड्डियों के डीएनए बच्चों के माता पिता के डीएनए से मेल खाए। अब सवाल यह था कि यह सब किसने किया? अगर हड्डियां मिलीं तो बच्चों का मांस कहां गया? इस रहस्य को छुपाना मुश्किल था। कुछ दिन गांव में शांति रही, लेकिन पुलिस की कुछ टीम सदर में तैनात थी। फिर एक दिन अमावस्या की रात पुलिस ने शंकर नामक संदिग्ध को पकड़ लिया। शंकर, जिसे देखकर जिग्नेश और कैलाश गुस्सा थे, गांव का एक बदनाम शख्स था। उस रात वह एक खुले आंगन में घुसा और 1 साल के बच्चे को चुराने की कोशिश करने लगा। शंकर ने यह रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि उसे काफी दिनों से कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी। जैसे ही उसने बच्चे को गोद में उठाया, बच्चा रोने लगा। बच्चे की मां वहीं पास सो रही थी। बच्चे के रोने पर वह तुरंत जाग गई और शंकर का चेहरा देख लिया। वह पहचान गई कि यह शंकर है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए। वे सबने शंकर को पकड़ लिया। बच्चा चोरी की बात सुनकर पूरा गांव गुस्से में आ गया और शंकर की जमकर पिटाई की। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पूछताछ के दौरान शंकर ने सारी सच्चाई कबूल कर ली। शंकर ने पुलिस के सामने अपना राज खोला कि वह एक तांत्रिक है और उसे कई शक्तियां हासिल करने के लिए अलग अलग साधनाएं करनी पड़ती हैं। इनमें से एक सबसे भयानक साधना थी बच्चों के मांस को तंत्र देवी के चरणों में अर्पित करना। इसके लिए उसे कुल 51 बच्चों की बलि देनी थी। गांव से अब तक 19 बच्चे गायब हो चुके थे और शंकर ने 19 बलियां दे दी थीं। यह सच जानकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जो शंकर सब्जी बेचता था, उसे कोई इतना खतरनाक सोच भी नहीं सकता था। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद शंकर ने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और बच्चों के अवशेषों के बारे में भी पूरी जानकारी दी। इतने बड़े कांड के बाद उसे जेल हो गई, लेकिन अब रहस्य यह था कि वह जेल में था
तो फिर आज यह गांव में कैसे वापस आ गया? जिग्नेश और कैलाश जब शंकर को देखते हैं तो उनकी आंखों पर यकीन नहीं होता। गुस्से में दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शंकर मंत्रों के जाप में इतना मग्न था कि कोई असर नहीं हुआ। जिग्नेश गुस्से में उस गोल घेरे के अंदर जाकर शंकर की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर की ताकत देखकर वह हैरान रह जाता है। इतना दुबला पतला इंसान इतनी ताकत से कैसे खड़ा हो सकता है? जब कैलाश भी शंकर को पकड़ने आता है तब दोनों मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शंकर सच में बहुत शक्तिशाली था और लगातार अपने मंत्र पढ़ता जा रहा था जैसे कोई जादू हो। इसी बीच विवेक अपनी काया पलटता है, मतलब वह उल्टा हो जाता है और अपने हाथों से पेड़ की सूखी पतली टहनियों पर चलने लगता है। ये टहनियां इतनी नाजुक थीं कि कोई भी हल्का दबाव पड़ते ही टूट सकती थीं, लेकिन विवेक बड़े आराम से और निपुणता से उन टहनियों पर चल रहा था, मानो वह वश में हो। अचानक वह पेड़ से नीचे कूद पड़ता है और तेज चीख लगाता है जैसे कोई भयंकर दर्द उठा हो। उसकी चीख सुनकर उसकी मां भी बेचैन हो उठती है। फिर वह दौड़ता हुआ शंकर के पास पहुंचता है। देखता है कि शंकर को दो लोग पकड़कर धकेल रहे हैं तो विवेक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह अपने दांत तने हुए और माथे पर बल झाड़ते हुए जिग्नेश और कैलाश के पास आता है और दोनों को एक एक हाथ से उठाकर पटक देता है। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन विवेक वहां रुका नहीं। उसने दोबारा जिग्नेश की गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से झटका दिया कि जिग्नेश जमीन पर जा गिरा। कैलाश जैसे ही उसे बचाने आगे आया, विवेक ने उस पर भी बुरी तरह हमला कर दिया। विवेक के वार इतने ताकतवर थे कि दोनों अधमरे से हो गए। यह देखकर तांत्रिक शंकर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश पायल, बहुत अच्छा, अब वापस लौट आओ। इन लोगों को सबक मिल गया है। विवेक पलटा और शंकर की ओर गुस्से से देखा। उसकी आंखें अंगारे सी जल रही थीं। दांत किटकिटाते हुए उसने कहा, नहीं, मैं तेरे पास नहीं लौटूंगी। तू मुझे बस एक गुलाम बनाना चाहता है। मैं जानती हूं तू आत्माओं के साथ क्या करता है। शंकर अचानक चौंक गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो अवाक सा पायल की ओर देखने लगा, फिर बोला, ये क्या कह रही हो तुम? भूल मत, मैंने तुम्हें बांध कर नहीं, मुक्त करके शक्तियां दी हैं। तुम मेरी बनाई हुई हो, मेरी हो। विवेक के अंदर बसी आत्मा पायल ने गुस्से से उत्तर दिया, तू मुझे बुला सकता है, बांध सकता है, लेकिन मैं तेरे इरादों को समझती हूं। मैं कभी तेरी दासी नहीं बनूंगी। तू आत्माओं से जैसे काम करवाता है वो घिनौना है। मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। इतना कहते ही विवेक जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि वहां खड़े सब लोग अपने कानों पर हाथ रखकर पीछे हटने लगे। अगले ही पल में विवेक ने शंकर को जबरदस्त धक्का दिया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे उसके माता पिता भी भागे, लगातार उसे रोकने की कोशिश करते हुए आवाजें लगाते रहे, रुको बेटा, कहां जा रहे हो? लेकिन विवेक किसी की सुन नहीं रहा था। उसकी दौड़ तेज होती गई और वह धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गया। इतना ही नहीं, उसके पीछे भागते भागते उसके माता पिता भी उस घने जंगल में कहीं गुम हो गए। ताई जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर दोनों रुके नहीं। काफी देर बाद जब वे नहीं लौटे, ताई जी अकेले ही वापस गांव आईं और गांव वालों को पूरी घटना विस्तार से बताई। जब गांव वालों को यह सब मालूम चला तो उनका गुस्सा और भड़क उठा। शंकर को गांव में दोबारा देखना ही उनके लिए बड़ा झटका था और अब विवेक और उसके माता पिता का लापता हो जाना उनकी नाराजगी को और बढ़ा रहा था। ताई जी के कहने पर गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने शंकर को पकड़ लिया और फिर विवेक के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करने लगे। लगभग 4-5 घंटे बाद विवेक के माता पिता भी मिल गए। सब वापस गांव लौट आए। शंकर को देखकर कई लोग गुस्से में आ गए और उस पर हमला कर दिया। वे उससे पूछताछ करने लगे कि आखिर वह क्या कर रहा था और पुलिस की पकड़ से कैसे बाहर निकल गया। शंकर बीच बीच में मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वाले उसकी कोशिश को विफल कर देते थे। वे जानते थे कि अगर वह मंत्र सफल कर ले तो वह फिर से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या भाग सकता था, इसीलिए बार बार उसे पीटा जा रहा था। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आया और सभी को चुप कराते हुए बोला, अब बस करो, पहले इससे पूछो कि उसने विवेक के साथ क्या किया है। इस समय हमारे लिए सबसे जरूरी है विवेक को सुरक्षित पाना, न कि उसे पीटना। सब लोग बुजुर्ग की बात से सहमत हुए। बुजुर्ग ने शंकर से पूछा, बताओ शंकर,
तुमने विवेक के साथ क्या किया है? वह ऐसा क्यों कर रहा है? सच बताओ तो शायद हम तुम पर रहम कर दें, वरना तुम जानते हो कि गांव वाले तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं। शंकर बहुत पीटा गया था, इसलिए उसने सीधे जवाब देना सही समझा। उसने कहा, मैं एक शक्तिशाली तांत्रिक बनना चाहता था। इसके लिए मैंने कई साधनाएं की हैं, कुछ सफल रहीं, कुछ असफल। इन साधनाओं के दौरान मुझे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। शंकर ने कहा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनमें मुझे दुष्ट आत्माओं का सहारा लेना पड़ता है। जब मैं उन आत्माओं को अपने वश में कर लेता हूं तो मैं उन्हें और भी दुष्ट बना देता हूं ताकि वे मेरा हर काम पूरा करें। जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं कुछ दिन जेल में बंद रहा। फिर कोर्ट की तारीखें लगने लगीं। लगभग 2-3 महीने बाद जब मैं पुलिस के साथ अदालत जाने के लिए जीप में था, तभी जंगल में डाकुओं ने पुलिस की जीप पर हमला कर दिया। उस मौके का फायदा उठाकर मैं पुलिस के चंगुल से भाग गया। इसके बाद मैंने फिर से अपनी तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। मैं कई तरह के तंत्र और साधनाओं में पारंगत हूं। मैं यहां खड़े होकर तुम्हें भी अपने वश में कर सकता हूं, बस एक नजर से, और तुम सब मेरी कैद में होंगे। यह सुनकर गांव वाले डर गए। वे शंकर की आंखों में देखना छोड़कर उसके पूरे शरीर को निहारने लगे, क्योंकि वह जान गए कि शंकर एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका है। शंकर उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। तभी किसी ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए पूछा, बताओ, तुमने विवेक के साथ क्या किया? वह कहां गया है? शंकर बोला, मैं नहीं जानता वह कहां गया होगा। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। यह सब एक संयोग है। विवेक ने खुद ही उस मुसीबत को गले लगाया है। यह सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि वे पहले ही शंकर को विवेक के लिए जिम्मेदार मान रहे थे। लेकिन शंकर की बात कुछ और ही थी। फिर एक और आदमी ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, सच सच बताओ, अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है। झूठ बोलकर हमें धोखा मत दो। तुमने विवेक के साथ क्या किया? शंकर चिल्लाया, मैं सच कह रहा हूं। मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें लगता है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मैं झूठ बोलूंगा? जो कुछ हुआ सब विवेक के माता पिता और उसकी ताई के सामने था। अब मुझे झूठ बोलकर क्या हासिल होगा? मैंने विवेक के साथ कुछ गलत नहीं किया। सब कुछ संयोग था। दरअसल मुझे एक दुष्ट आत्मा की बहुत जरूरत थी और इसके लिए मैंने पायल की आत्मा को चुना। पायल हमारे गांव की एक लड़की थी जो बहुत गुस्सैल थी। वह छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप से लड़ती रहती थी। मोहल्ले में अगर कोई भी उससे उल्टा कुछ कहता तो वह तुरंत गुस्से में आकर उसे मारने पीटने लगती थी। सब लोग कहते थे कि पायल पागल है, लेकिन सच तो यह था कि वह बस बहुत तेज गुस्सा करती थी। एक दिन जब उसका अपने माता पिता से झगड़ा हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली। उसने अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर खुद को आग लगा ली। जैसे ही आग लगी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चिल्लाती हुई गांव में इधर उधर भागने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। मरते समय भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। इसी वजह से उसकी आत्मा दुष्ट बन गई। श्मशान घाट के आसपास के गांवों के शव वहीं जलाए जाते हैं। मैं जिस साधना को प्राप्त करना चाहता था, उसके लिए मुझे एक दुष्ट आत्मा की जरूरत थी, और वह आत्मा मुझे पायल की ही मिली। उस दिन श्मशान घाट पर 2 चिताएं जल रही थीं, एक विवेक के ताऊ जी की और दूसरी पायल की। मैंने पायल के शरीर को चुराकर अपनी तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी, लेकिन तभी विवेक उस आधा जली चिता के पास चला गया। जब मैं पायल के शव को लेकर जा रहा था तो उसकी आत्मा बहुत बेचैन हो गई और उसकी नजर विवेक पर पड़ी। पायल ने विवेक के शरीर को अपना आश्रय बना लिया और तब से उसकी आत्मा वहीं बस गई। यह मेरी गलती नहीं थी, यह सब संयोग था। विवेक को उस अधजली चिता के पास नहीं जाना चाहिए था। अगर वह वहां नहीं जाता और पायल उसे दिखाई नहीं देती तो यह सब नहीं होता। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पायल मेरी पकड़ से दूर हो गई है। उसे वापस लाना मुश्किल काम है। यह सब सुनकर विवेक की मां टूट कर रोने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ ऐसा बड़ा हादसा होगा। गांव के लोग उन्हें समझाने लगे। तब ताई जी ने शंकर से पूछा, क्या इसके लिए कोई उपाय है? क्या हम पायल से विवेक को छुड़ा सकते हैं? शंकर ने गंभीरता से कहा, मसान देव की पूजा करनी होगी। हमें उनकी पूजा के लिए बलि देनी होगी। 3 बकरों की बलि आवश्यक होगी। क्या तुम लोग ये दे पाओगे? यह सुनकर सब लोग एक क्षण के लिए खामोश हो गए। विवेक के पिता हेमंत ने ठान लिया था कि वह 3 बकरों की बलि देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं 3 काले बकरे लाकर दूंगा। बस मुझे बताओ कब, कहां और कैसे करना है। मेरा बेटा वापस चाहिए। शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है,
जल्दी से बाजार जाकर 3 काले बकरे ले आओ। मैं वहीं श्मशान घाट पर मसान देव की पूजा की तैयारी करता हूँ। जितना जल्दी यह पूरा होगा उतना अच्छा होगा, नहीं तो पायल मिथुन को कहीं बहुत दूर लेकर चली जाएगी, जहां कोई तांत्रिक भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा, और पुलिस तो बहुत दूर की बात है। हेमंत तुरंत एक साथ गांव के एक भरोसेमंद आदमी के साथ बाजार गया, जहां जानवर बिकते थे। वे 3 काले बकरे खरीद कर वापस लौटे। साथ ही शंकर ने कुछ तांत्रिक सामग्री मंगवाई थी, जिसे वे भी साथ लाए। शाम होते होते गांव के कुछ लोग, ताई जी और विवेक के माता पिता श्मशान घाट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शंकर ने गोबर से एक अजीब सी आकृति बना रखी थी, जो किसी जानवर जैसी दिख रही थी। वह उसे एक मिट्टी की थाली में रखकर उसके चारों ओर तेल डाल रहा था। फिर उसने अपने थैले से एक छोटा शिवलिंग निकाला और उसके चारों ओर दीपक जलाए। शंकर के पास तंत्र मंत्रों के लिए काफी सारी सामग्रियां थीं। जैसे ही बकरे वहां पहुंचाए गए, शंकर ने अपनी साधना शुरू कर दी। वह अनेक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, जिसकी आवाज पूरे श्मशान घाट में गूंज रही थी। यहां तक कि गांव तक भी उसकी आवाज जा रही थी। माहौल धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था। नदी के किनारे की लहरें तेजी से तट की ओर बढ़ रही थीं, जैसे ज्वार का समा आ गया हो। आसमान काले बादलों से घिर गया और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। उसी समय सभी के कानों में एक तेज चीख सुनाई दी। चीख सुनकर शंकर ने मंत्र पढ़ना रोक दिया और सभी को एक काला धागा दिया। उसने कहा, इस धागे को पहन लो, पायल जल्द ही आ रही है। हो सकता है वह तुम में से किसी को अपना शिकार बना ले, क्योंकि मैं विवेक के शरीर से उसे निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वह किसी और के शरीर को देख लेगी तो उस पर कब्जा कर सकती है। सभी ने शंकर का दिया हुआ धागा पहन लिया। फिर शंकर ने एक एक करके 3 काले बकरों की बलि देना शुरू कर दी। हर बलि के साथ आसमान में गरज उठती, बिजली चमकती और दूर कहीं जानवरों की आवाजें सुनाई देती। सबकी निगाहें शंकर पर थीं। वह अजीब आवाजें निकालते हुए मंत्र पढ़ रहा था, शिवलिंग के चारों ओर तेज गति से घूम रहा था और पैर पटक रहा था। कभी कभी ऐसा लगता कि शंकर पागल हो गया है, लेकिन यह उसका साधना का हिस्सा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। शंकर मंत्र पढ़ते पढ़ते थक गया था, लेकिन आवाज उतनी ही तेज और दहशत भरी थी। अचानक उसकी सांसें भारी हो गईं और वह स्थिर हो गया। तभी नदी के किनारे विवेक दिखाई दिया। वह बिजली की एक चमक के बीच खड़ा था, जैसे आसमान से कोई टॉर्च की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही हो। विवेक का रूप देखकर उसके माता पिता के दिल धड़क उठे, क्योंकि वह अब तक का सबसे भयानक दृश्य था। विवेक नग्न था। उसके पूरे शरीर पर राख थी, जो उसकी त्वचा पर फैली हुई थी। वह अपने हाथ पैर असामान्य तरीके से हिला रहा था, जैसे सिहरन से कांप रहा हो। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह सीधे शंकर की ओर गुस्से से घूर रहा था। हेमंत, विवेक के पिता, घबराते हुए चिल्लाए, शंकर, देखो, मेरा बेटा आ गया। शंकर ने पलटा और देखा कि उसके सामने अब एक ऐसा विवेक खड़ा था जो किसी आत्मा का रूप ले चुका था। विवेक हंसने लगा। वह जोर जोर से हंस रहा था, जो सुनकर शंकर का खून खौल उठा। गुस्से में आकर शंकर ने जमीन पर पड़ी राख उठाई और सीधे विवेक के चेहरे पर डाल दी। राख के छूते ही विवेक ने हिचकोला ली, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। शंकर गरज उठा, ओ दुष्ट आत्मा, इस लड़के के शरीर को छोड़ दे, वरना तुझे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। विवेक की आवाज अब पायल की आत्मा की तरह गूंजने लगी। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है। तूने मुझे उठाया था, अब मैं अपनी मर्जी से रहूंगी। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। शंकर ने फिर राख उठाई और उसे विवेक के मुंह पर फेंक दिया, जिससे वह पीछे गिर पड़ा। जल्दी से उसने अपने थैले से एक लाल कपड़ा निकाला और विवेक के हाथों को उसके शरीर के साथ बांधने लगा। विवेक चिल्लाया, छोड़ मुझे, छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी शक्तियां तू अभी समझ नहीं पाया है। मैं इस जगह पर खड़े हर इंसान को मार सकती हूं। शंकर हंसते हुए बोला, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगा? जब तक तू इस लड़के के शरीर को नहीं छोड़ेगी, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर उसने एक और लाल कपड़ा निकाला और विवेक के पैरों को भी कसकर बांध दिया। अब विवेक न चल सकता था, न अपने हाथ पैर हिला सकता था, बस जुबान से ही अपनी बात कह पा रहा था। शंकर ने इस मौका देखकर अपनी अगली तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी। सामने रखे काले बकरे का कटे हुए सिर से खून टपक रहा था। वह सिर उठाकर विवेक के सिर पर मारने लगा। यह दृश्य देखकर विवेक के माता पिता चीख पड़े, छोड़ो, हमारे बेटे को मत मारो। लेकिन ताई जी उन्हें तुरंत रोकती हैं और कहती हैं, सब्र करो, यह सब उसकी साधना का ही हिस्सा हो सकता है।
विवेक की मां चिंता से बोलती है, यह कैसी साधना है? मेरा बेटा इतना दर्द क्यों सह रहा है? देखो, वह कितना चिल्ला रहा है। पर शंकर उनकी कोई परवाह नहीं करता। वह लगातार उस बकरे के सिर से विवेक के सिर पर वार करता रहता है। शुरू में पायल की चीखें सुनाई देती हैं, जो धीरे धीरे विवेक की आवाज में बदल जाती हैं। फिर एक ऐसा पल आता है जब विवेक पूरी तरह शांत हो जाता है और पहले जैसे मछली की तरह छटपटा रहा था, अब उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। नदी की लहरें तेजी से उफान मचा रही थीं। चारों तरफ एक काला धुआं गोल गोल घूम रहा था, जो पायल की आत्मा थी। वह किसी इंसान की तलाश में थी, लेकिन जैसे ही किसी के करीब पहुंचती, कुछ दूरी पर ही रुक जाती और फिर दूसरी दिशा में चली जाती। उस काले धुएं से सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एक आत्मा है। तभी शंकर अपने थैले से मिट्टी की एक हंडी निकालता है, उसमें श्मशान की राख डालता है और साथ ही नदी का पानी भी मिलाता है। कुछ मंत्र पढ़कर वह उसमें फूंक मारता है। जैसे ही काला धुआं हंडी में जाता है, शंकर हंडी को ढक्कन से बंद करता है और लाल कपड़े से पूरी तरह बांध देता है। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। सब लोग शंकर को देख रहे थे। तब ताई जी ने पूछा, क्या हुआ? हमारा बेटा अब ठीक तो है ना? शंकर ने कहा, हाँ, विवेक अब ठीक है। उसे पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वह आत्मा अब उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है। जाओ, उसे ले जाओ। यह सुनते ही विवेक के माता पिता खुशी से छलक पड़े। उन्होंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया। अब विवेक का चेहरा सामान्य लग रहा था। विवेक का वजन पूरी तरह सामान्य था। गांव वाले उसे लेकर वापस अपने गांव लौट आए। वहीं दूसरी ओर शंकर उस हंडी को देख देख कर खुश था और अपने रास्ते चल रहा था। इतना खुश था कि अंधेरे में उसने अपने सामने पड़े एक बड़े पत्थर को नहीं देखा। वह उस पत्थर से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसका हाथ हंडी से टकराया और वह टूट गई। हंडी टूटते ही एक तेज आवाज चारों तरफ फैल गई, जो गांव के लोगों ने भी सुनी। लेकिन वे सब विवेक की वापसी की खुशी में इतने मग्न थे कि उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। विवेक को तुरंत डॉक्टर के क्लिनिक ले जाया गया। वहां उसका पूरा चेकअप हुआ। सब कुछ ठीक था, बस उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम था। उसे वापस घर ले जाया गया। अगली सुबह श्मशान घाट के पास शंकर का शव बुरी हालत में मिला था। उसका शरीर कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था। आंखें पूरी तरह बाहर निकली थीं और जीभ भी अलग जगह पड़ी थी। वह मंजर बहुत ही भयानक था। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे कि यह सब पायल की आत्मा का काम हो सकता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पायल की आत्मा अब कहां है और उसका अगला शिकार कौन होगा। गांव में कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पर एक दिन एक व्यक्ति की मौत हुई और उसे श्मशान घाट ले जाया गया। उस समय काफी लोग इकट्ठे हुए थे। जब सब वापस लौटे तो उनमें से एक आदमी पागल हो चुका था। कहा गया कि उस पर भी पायल की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। उसे कहीं दूर इलाज के लिए ले जाया गया, पर अब कोई नहीं जानता कि वह जीवित है या नहीं, और पायल की आत्मा अब कहां है, किसको अपना अगला शिकार बना रही है, यह रहस्य बना हुआ है। उस घटना के बाद से उस गांव के श्मशान घाट पर कोई भी चिता जलाने की हिम्मत नहीं करता। वह जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी है। अब वहां कोई आम आदमी भी नहीं जाता। कभी कभी एक व्यक्ति की गलतियां पूरे समाज पर भारी पड़ती है। कुछ लोग अपनी निजी ताकतों और इच्छाओं के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकते। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। सिर्फ वह तांत्रिक ही नहीं, हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छिपा होता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन सच यही है कि आज की दुनिया केवल स्वार्थ और लाभ की दौड़ में लगी है। हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरों से जुड़ा है और बस अपना काम निकालना चाहता है। और यह तो ठीक है जब बात सामान्य चीजों की हो, लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती है जिसमें किसी की जान खतरे में पड़ जाती है, तो वह बिल्कुल गलत और अपमानजनक होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।